Hello everyone. Today in this video I will try to understand the concept of articles, parts and schedules of Indian Constitution. आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान में कितने पार्ट्स है, शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स है. सो टॉपिक कवर करेंगे ऑल आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ मेनी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स, पार्ट्स अगर देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, सुप्रीमेसी है इस कॉन्स्टिट्यूशन का. और इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को इस संविधान लागू हुआ था. ओरिजिनली 395 articles, 22 parts and 8 schedules were there, but presently 448 articles, 25 parts and 12 schedules are there. कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं कि 470 का भी आंकड़ा कहीं कहीं दिखाता होगा, लेकिन जो 448 आर्टिकल्स है ये आप कभी किसी भी एग्ज़ाम में या फिर एकेडमिक जगह में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. लेकिन 447 जो है 447 सॉरी जो 470 आर्टिकल्स है वो आपको उतना एकेडमिकली राइट नहीं माना जाता है. What are articles? Articles are the individual provisions of the Constitution. They define powers, rights, duties and governance structures. Generally articles एक ऐसी अपने आप में एक इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस कैरी करता है जहाँ की स्पेसिफिक चीज़ों का वर्णन करता है. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 में आपको राइट टू इक्वलिटी मिल जाएगा, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ राइट्स मिल जाएगा, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिल जाएगा. आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जा सकते हैं. हाँ, जितने सारे फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं उन सारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर वायलेशन हो तो कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स कर सकते हैं. आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीड्योर ली डाउन करता है. तो हर एक आर्टिकल अपना अपना रोल निभाता है. तो यही है आर्टिकल का काम मेन. पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब इतना कुछ आर्टिकल्स को एक साथ मिला के जब पार्ट्स बनता है तो उस पार्ट्स हर पार्ट अपने अपना कुछ सब्जेक्ट मैटर रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि पार्ट्स आर मेजर डिविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इन वेरियस पार्ट्स. ईच पार्ट डील्स विद स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट, है ना. हर एक पार्ट अपने अपने सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है. पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा सारे फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 में आपको मिलेगा DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पार्ट 4A में आपको मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़. 5 में मिलेगा यूनियन गवर्नमेंट के बारे में सारी चीज़, और स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में मिलेगा आपको पार्ट 6 में. 9 में पंचायत के बारे में मिलेगा आपको जितने सारे प्रोविजंस है. 9A में म्यूनिसिपलिटीज़, और 18 में मिलेगा इमरजेंसी प्रोविजंस. 20 में मिलेगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारे था इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. फंडामेंटल राइट्स, अब इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से कुछ अगर थोड़ा सा हम हाईलाइट करें तो देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए गए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर सिटीज़न के लिए, इवन फॉर नॉन सिटीजन्स ऑल्सो. राइट्स गारंटीड टू सिटीजन्स, ये जो जितने सारे राइट्स है सारे गारंटीड है. किसी भी प्रकार वायलेशन हो तो आप कोर्ट में जाके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 such and violations can be enforced in the court of law. आर्टिकल्स 12 से 35 लेके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. और टाइप्स अगर देखें तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सारे आर्टिकल्स दिए हैं. अगर आपको चाहिए तो देख लीजिएगा.
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब पार्ट्स। लैंडमार्क केस अगर देखें तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1973। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज तक का इम्पोर्टेंट केस है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज़, अगर हम अब देखें कि डीपीएसपी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये सारे जो पार्ट 4 में दिए गए 36 से 51 के बीच जितने सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, दीज आर द ओनली फॉर वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट्स, दीज आर द गाइडलाइंस जो कि स्टेट को मानना होगा समाज के कल्याण के लिए, जो भी वेलफेयर स्कीम्स पॉलिसीज़ इनिशिएटिव्स लेना हो, तो सारे चीज़ें दिए गए हैं डीपीएसपी में। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आप जैसा कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, डीपीएसपी के वायलेशन होने से आप कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल कहा गया है। आपको 37 में मिल जाएगा, जहाँ स्पेसिफिकली कहा गया है द प्रोविजन गिवन अंडर पार्ट 4 आर नॉट जस्टिसेबल। उसके बाद देखें कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं। इट वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। सिटीजन्स मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल आइडियल्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे, ये भी लेकिन एनफोर्सेबल नहीं है। ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, हम सभी को मानना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बट इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सेम लाइक द डीपीएसपी। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब थोड़ा हम देखेंगे कि शेड्यूल्स कितने सारे हैं, कौन सा शेड्यूल क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। शेड्यूल्स अगर देखें तो शेड्यूल्स कंटेन एडिशनल डिटेल्स एंड लिस्ट्स। हमने देखा कि आर्टिकल्स आर इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग समथिंग, कुछ अपने अपने सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्ट्स उन सारे उसमें से किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स है, हर आर्टिकल अपना अपना कुछ रोल निभाता है, लेकिन सभी को मिला के एक फंडामेंटल राइट्स का कैटेगरी में लाया गया है। शेड्यूल्स क्यों ज़रूरी है? शेड्यूल्स आपको इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ें ऐड करना होता है। जैसे कि कोई कानून बनता है तो उसके लिए हमेशा अगर वो कानून में कुछ गलतियाँ रह जाए, कुछ ड्रॉबैक्स रह जाए, तो उसके लिए पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर रूल्स बना के उस सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि आपको एविडेंस एक्ट में मिलेगा कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ हो, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन करने का मौका तो मिलता है अपोजिट पार्टी को, लेकिन फिर भी कुछ अगर गलतियाँ, कुछ डाउट अराइज हो, तो उसके लिए री एग्जामिन करने का मौका फिर भी मिलता है जो जिस पार्टी विटनेस को प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे आर्टिकल्स और पार्ट्स आर इनफ टू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन शेड्यूल्स सप्लीमेंट्री है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मिलेगा कि अगर 7th शेड्यूल का बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग, तो वहाँ कहीं आपको नहीं दिखेगा 246 में, 245 में या फिर 7 में। लेकिन इसीलिए इसको अलग से एक सेपरेट प्रोविज़न या फिर शेड्यूल्स बना के उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश किए हैं। चलिए देखते हैं। शेड्यूल्स कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स एंड लिस्ट्स। प्रेजेंटली देयर आर 12 शेड्यूल्स। पहले 8 थे, अभी वर्तमान में 12 है। इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स आर, फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। और मान लीजिए कितने सारे स्टेट्स है, उनका टेरिटरी क्या होगा, मतलब पूरा चीज़ हर हर स्टेट का अपना अपना कानून होता है।
और उसी कानून में दिए गए हैं, शेड्यूल ऑन में उसको मेंशन किए गए हैं। सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ऑफ स्पीकर, जजेस एट्सेट्रा। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। फिफ्थ और शेड्यूल्ड दोनों लगभग एक ही कैटेगरी का है, लेकिन फिफ्थ में आपको आसाम, मेघालय एट्सेट्रा 4 जो राज्य है उसको छोड़ के बाकी देशों में जितने सारे शेड्यूल्ड एरिया है उनके बारे में कहा गया है। और सिक्स्थ शेड्यूल में आपको सिर्फ वो 4 जो राज्य का मैंने बात कहा कि आसाम, स्टेट ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एट्सेट्रा, इन सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में कहा गया है अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। स्पेसिफिकली दीज आर फॉलिंग अंडर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सेवेंथ शेड्यूल में आपको मिलेगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिन लिस्टों के द्वारा संविधान सेंटर एंड स्टेट्स को पावर डिवाइड कर दिए गए हैं कि किस किस जगह पे कौन कौन मुद्दे पे कानून बनाया जाएगा, है ना। तो एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कहा गया है, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहता है। 11th एंड 12th शेड्यूल्स पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सेवेंथ शेड्यूल अगर थोड़ा डिटेल्स में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बोलता है। तो सेवेंथ शेड्यूल डिवाइड्स पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यहाँ 3 लिस्ट है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लॉ बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों ही कानून बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए तो डिफेंस यूनियन लिस्ट में पड़ता है, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, एडुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। जो 3 प्रोसीडियर्स दिए गए हैं, देयर आर 3 प्रोसीडियर्स। फर्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी वेयर मोर above 50% present and voting members are enough to pass any bill, for example changing any state's name, territorial jurisdiction etc. स्पेशल मेजोरिटी जैसे कि कुछ दिन पहले वुमेन रिजर्वेशन के लिए या फिर डिलिमिटेशन के लिए कानून एक प्रपोज किया गया थे बिल, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए था। स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर इस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को चेंज करना हो, प्रोसीड्यूर को चेंज करना हो या एट्सेट्रा, उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी, इट मीन्स 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट हैव कंसेंटेड। तो 2/3 मेजोरिटी तो आपको चाहिए। उसके साथ साथ भारत का जो जितने सारे राज्य है उसके उसमें से 15 आधा से ज़्यादा स्टेट्स का कंसेंट होना ज़रूरी है, तभी जाके कुछ कठिन जो बिल्स मतलब प्रोविजंस है उसको चेंज किया जा सकता है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेचर है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल विथ रिजिडिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है आपको, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी में मिल जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, उसके साथ रिजिड भी है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, जो कि बहुत कठिन काम है, उतना आसान नहीं है। लैंडमार्क केस अगर देखें तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AK गोपालन केस, SR बॉम्बे केस, बहुत सारे केस है जो कि अमेंडमेंट के बारे में, रिव्यूरी केस, प्रियम्बल के बारे में कहा गया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतने सारे चीज़ों को देखने के बाद हमें क्या लगता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, guarantees rights and freedoms, maintains balance of power, ensures rule of law, promotes justice, liberty, equality and fraternity। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो आर्टिकल्स प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्ट्स ऑर्गेनाइज द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू सब्जेक्ट्स, schedules contain supplementary details, together they form the backbone of Indian democracy। The Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life। B.R. अम्बेडकर ने कहा, बहुत बड़ी बात है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ कानून लॉयर्स का
लिए लॉयर्स के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब क्रिटिसिज्म किया जाता है तो उसको लॉयर्स के लिए हेवन कहा गया है, क्योंकि इतनी लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे इंट्रिकेसीज भरा पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद बी आर अहमद ने कहा कि ये सिर्फ लॉयर्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज़ ए व्हीकल ऑफ लाइफ, क्योंकि इतने सारे जो करोड़ों जनसंख्या है, पॉपुलेशन है इंडिया में, सारे इंसानों का एक जो अपने उम्मीदों का जो एक व्हीकल है, इसी से चलता है, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, इसी वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।